वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी बीए, बीएससी, बीकॉम का जो फिफ्थ सेमेस्टर है अर्थात थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें को करिकुलर का पेपर होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो हमको क्या देना होगा। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि हर सेमेस्टर में आपको एक अनिवार्य प्रश्न पत्र का पेपर देना ही होगा। ठीक है, हर सेमेस्टर में आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र देना होगा। मतलब को करिकुलर जो पेपर होता है ये हर सेमेस्टर में होगा। मतलब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा था क्या पढ़ना पड़ा था। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना पड़ा था। सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में। थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में। और अब फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग क्या पढ़ोगे, फिफ्थ सेमेस्टर में आप पढ़ोगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में। सेमेस्टर 5 में आप ये पढ़ोगे को करिकुलर कोर्स में। ठीक है, और सिक्स सेमेस्टर में इसी टाइम मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिक्स सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। मतलब संचार क्षमता और व्यक्तित्व विकास के बारे में आप लोग चर्चा करेंगे सिक्स सेमेस्टर में। ठीक है, संचार कौशल के बारे में जानेंगे और व्यक्तित्व के विकास के बारे में आप लोग सिक्स सेमेस्टर के अनिवार्य प्रश्न पत्र में पढ़ेंगे। जो को करिकुलर पेपर होता है या अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है इसकी अगर बात की जाए तो इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको लगभग 33% नंबर पाने अनिवार्य होते हैं। 33 या किसी किसी विश्वविद्यालय में 40% है, लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालयों में 33% का ही फंडा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें यानी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, एमसीक्यूज जो प्रश्न होते हैं वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये थोड़े प्रश्न कुछ सरल मात्रा में, मतलब लगभग 10 से 20 प्रश्न जो होते हैं या लगभग 10 से 20 प्रश्न आपको बता दूं मैं, ये सरल पूछे जाते ताकि आप सभी लोग जानते होंगे उसको जर्नली। ठीक है, अगर कुछ पढ़े या ना पढ़े तो भी आप उसको जान पाएंगे। लेकिन इसके बाद वाले जो प्रश्न होते हैं लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन और बाकी के क्वेश्चंस जो होते हैं आपको विधिवत पढ़ना पड़ेगा तब आते हैं। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर इसमें माइनस मार्किंग वाली जो सुविधा है वो नहीं है। मतलब माइनस मार्किंग जो एक प्रकार सुविधा क्या जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो नहीं है। मतलब आप गलत करोगे तो उसके लिए आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बीए में यही एक सबसे बहुत ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगती है कि भाई माइनस मार्किंग नहीं है। और ऐसे में आप तुक्का भी लगा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो आप लगा सकते हो। ठीक है, अब आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत क्या कहती है और आपको पास होना है कि फेल होना है। हालांकि शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको विधिवत तरीके से मैं जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा और चर्चा करूंगा। एनालिटिक एबिलिटी को हिंदी में कहते हैं विश्लेषणात्मक क्षमता, एंड को बोलते हैं, और डिजिटल अवेयरनेस को हिंदी में बोलते हैं डिजिटल जागरूकता। तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता के एक प्रकार से सिलेबस के बारे में कि आखिरकार आपको इसमें पढ़ना क्या क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। को करिकुलर कोर्स बीए फिफ्थ सेमेस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीए फिफ्थ सेमेस्टर का ये को करिकुलर कोर्स है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। आप बीए में हो, ठीक है, आप बीएससी में हो या आप बीकॉम में हो, ठीक है, या बीएससी एजी या बीएससी होम साइंस में हो, सभी में आपको को करिकुलर कोर्स का पेपर देना होता है। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको यहाँ पर मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा ताकि जो बीएससी वाले छात्र छात्राएँ हैं, बीकॉम वाले हैं और बीए वाले हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए इकाई वन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, आप सभी लोगों को दिखाई पड़ रही होगी। इकाई वन में आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि जो है आपको थोड़ा सा जो है दिखे, एकदम स्पष्ट दिखे। ठीक है, इकाई 1 में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला परीक्षण के बारे में आपको पढ़ना है। रीजनिंग आपने अगर पढ़ा होगा कभी तो रीजनिंग कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर जानना है। एनालिटिक एबिलिटी को एक प्रकार से विश्लेषणात्मक क्षमता हिंदी में कहते हैं। तो विश्लेषणात्मक क्षमता एक प्रकार से आपके अंदर तर्कशास्त्र के माध्यम से आती है, यानी कि रीजनिंग के माध्यम से। तो रीजनिंग आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है। तो अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन मतलब होता है वर्णमाला परीक्षण। आपको वर्णमाला के बारे में अध्ययन होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में एक प्रकार से वर्णमाला अध्ययन के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उल्टा सीधा हर एक चीज़ के बारे में आपको समझाऊँगा।
रीजनिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही आसान होगा ये पेपर। अगर रीजनिंग आपने नहीं पढ़ा, कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ा है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत हार्ड होने वाला है, बहुत कठिन होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने रीजनिंग पढ़ा है, कभी आपने कंपटीशन की तैयारी करी है, तो रीजनिंग आपने पढ़ा होगा और रीजनिंग बहुत सरल होती है, बस एक बार आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो कठिन जो भी कुछ होगा मैं आपको सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। अल्फ़ाबेट टेस्ट की बात किया है, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा एनालॉजी के बारे में, एनालॉजी मतलब होता है सादृश्यता, ये भी एक टॉपिक है आपका रीजनिंग का, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है एनालॉजी। इसके अलावा अर्थमेटिक रीजनिंग के बारे में आपको पढ़ना है, मतलब अंक गणितीय तर्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन यानी खूनी रिश्ता जिसको आप कहते हैं, हिंदी में खूनी रिश्ता नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन आप इसको ब्लड रिलेशन को रक्त संबंध बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर जो है पढ़ाते थे तो बोलते थे बेटा आज हम लोग खूनी रिश्ता पढ़ने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा वो बनता था कि खूनी रिश्ता क्या होगा, ऐसे पिक्चर उच्चर पहले पुरानी आती थी, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन जो है पहले पढ़ना पड़ता था, कि ब्लड रिलेशन का मतलब समझते हैं कि भाई तुम्हारी जो है तुम्हारे भाई की बहन की माता, तुम्हारे भाई की बहन की माता हमारी क्या लगेंगी, तो वो भी मम्मी लगेगी, मतलब तुम्हारी बहन की, मतलब मान लेते हैं तुम्हारी बहन मतलब तुम्हारी बहन की, मतलब जो एक प्रकार से तुम्हारी माता होंगी वही तुम्हारी बहन की भी माता होंगी, ठीक है। और मान लेते हैं मैं भाई हूँ, अब इसे दिया रहेगा कि ए और बी, ऐसे दिया रहेगा ए और बी आपस में भाई हैं, ठीक है, आपस में भाई हैं। ए ने बी से कहा, क्या कहा, ए ने बी से कहा, क्या कहा, कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी मतलब बी की बहन, तुम्हारी बहन की माता की सास मेरी क्या लगेंगी, तो तुम्हारी माता की बहन की सास, अब समझिए क्या होगा, तुम्हारी माता की बहन की मतलब तुम्हारी बहन की माता की सास, तो बी की माता कौन हो गई, जो ए की माता है वही बी की माता है, ठीक है। अब बी की माता की सास मतलब कि तुम्हारे पापा की माता जी, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तुम्हारे पापा की माता जी मतलब ए के पापा की माता और बी की पापा की माता, तो आप बताएंगे कि भाई वो क्या लगेंगी, ए के पापा की माता जी मतलब दादी लगेंगी, ठीक है, तो वो कौन है, वो दादी हैं। तो इस प्रकार से ब्लड रिलेशन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, मैं बताऊँगा। तो ब्लड रिलेशन ये है, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा रक्त संबंध के बारे में। इसके अलावा कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग भी एक प्रकार से एक टॉपिक है रीजनिंग का, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग यानी जिसको बोलेंगे कोडिंग डिकोडिंग ही इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनइक्वलिटीज असमानताएं, ये भी एक चैप्टर इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा लॉजिकल वेन डायग्राम मतलब जो तार्किक वेन आरेख है उसके बारे में हमको जानना, ये भी रीजनिंग का एक टॉपिक है। इसके अलावा सेटिंग अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था भी हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बैठक व्यवस्था भी कई सारे लोग दिए होते हैं, उनको एक क्रम में सजाना होता है, एक लाइन में बैठाना होता है, एक वर्गाकार, ऐसे बताते हैं एक गोलाकार मेज के चारों तरफ ABCD बैठे हुए हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा, तो वो एक प्रकार से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। तो 5-5 प्रश्न हो सकता है कि एक रीजनिंग के सवाल में पूछ लिए जाएं। हम चर्चा करेंगे इसकी मॉडल पेपर के बारे में बताऊंगा, तो बैठक व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा जो है लॉजिकल वेन डायग्राम, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल्स को हिंदी में पहेलियाँ बोलते हैं, तो कुछ पजल्स आपको मिलेंगी, पजल्स हल करना होता है आपको, वो भी एक प्रकार से पजल्स नंबर में, ऐसे पजल्स आपको ऐसे दे दिया गया, यहाँ पर ऐसे करके, ये ऐसे करके यहाँ पर कुछ दे दिया जाता है, या सीरीज टाइप की। अब यहाँ पर मान लेते हैं 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया गया क्या, यहाँ पर लिख दिया गया 3, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर लिख दिया गया क्या 4, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया गया, मान लेते हैं यहाँ पर लिख दिया गया जो है 6, यहाँ पर अगर 6 लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 6, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 8, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं आपने लिख दिया क्या, यहाँ पर लिख दिया भाई, यहाँ पर आपने लिख दिया 5, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 7, चूँकि आपने देखा कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर 8 तक हो गया था। अब यहाँ पर मान लेते हैं 7 वाला कॉलम आपको, या 7 लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पर 2 से मतलब यहाँ पर 2 गायब होता, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा। तो यही पजल आपको हल करनी कि भाई इसमें क्या भरा जाएगा। तो आपने देखा कि भाई A के समक्ष विपरीत संख्या क्या दी हुई है 3 है, 5 के समक्ष क्या दी हुई है
5 के समक्ष भी आपने देखा कि भाई 5 के समक्ष आपका 7 दिया हुआ है, 8 के सामने 6 दिया हुआ है, तो 4 के सामने जाहिर सी बात है 2 ही देगा। और एक तरफ आप यदि भी देखते कि भाई 1 2 3 4 5 आपको पूरा 8 तक जाना है संख्या लेकर के। तो इस प्रकार से कई नियम होते हैं इसको हल करने के। इसके अलावा मिसिंग नंबर्स भी होते हैं, तो ये मिसिंग नंबर्स और पजल एक ही जैसे लगभग होते हैं, तो पजल्स एंड मिसिंग नंबर हम लोग रीजनिंग में देखेंगे, तो ये भी एक प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यानी मिसिंग नंबर्स को लुप्त संख्याएं कहते हैं कि भाई वहाँ पर क्वेश्चन मार्क, मैंने इसे बताया क्वेश्चन मार्क दे देगा और आपको ढूंढना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन मार्क ऐसे भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, ठीक है, और भी कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि एक सीरीज़ दे दिया जाता है, जैसे कि 1 3 5 7, ठीक है, और यहाँ पर आपको ऐसे दे दिया गया, तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो आप बताओगे भाई चूंकि एक यहाँ पर विषम है, फिर 3 विषम 5 विषम 7 विषम, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर विषम संख्या ही भरी जाएगी जो कि 2 से नहीं कटती है। तो क्या भरोगे विषम संख्या पे? यहाँ पर आप विषम संख्या पे, विषम संख्या मतलब कि जो 2 से ना कटती, तो 7 के बाद क्या आएगा आपका? 9 विषम संख्या जो कि 2 से नहीं करती, तो यहाँ पर आपका 9 भरा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ऐसे यहाँ पर 9 भरना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये लुप्त संख्याएं, मिसिंग नंबर, ये सब ऐसे आपको पढ़ना पड़ता है। अब इकाई 2 में हम देखेंगे क्या पढ़ना है हमको। इकाई 2 में हम लोगों को पढ़ना है भैया सिलोगिज्म के बारे में। सिलोगिज्म का मतलब होता है सिलोगिज्म, हिंदी में इसको सिलोगिज्म कहते हैं, ठीक है। बहुत लोग इसको सिलोजिज्म पढ़ते हैं, लेकिन सिलोगिज्म इसको पढ़ा जाता है। तो सिलोगिज्म एक चैप्टर है रीजनिंग का, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा पैटर्न कॉम्प्लीशन मतलब पैटर्न पूर्णता हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एंड फिगर सीरीज मतलब आकृति श्रृंखला के बारे में हम देखेंगे। ये सब रीजनिंग का ही टॉपिक है। इसके अलावा एम्बेडेड फिगर्स एंड कंटिन्यू मतलब कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स मतलब एम्बेडेड आंकड़ों के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा आकृतियों की गिनती कैसे की जाती है, आकृतियों की गिनती भी की जाती, खास करके आप देखते हैं कितने क्यूब हैं, कितने वर्ग हैं, कितने त्रिभुज हैं इसमें दी गई आकृति में। जैसे यहाँ पर आपसे पूछेगा, ऐसे यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, अब यहाँ से पूछेगा तो यहाँ पर कितने त्रिभुज दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो आपको यहाँ पर त्रिभुज गिनना नहीं है कि भाई कितने त्रिभुज हैं। आपको सूत्र होता है, कौन सा सूत्र? जैसे यहाँ पर 1 2 यहाँ पर लिख दिया आपने, तो क्या कर दिया? 1 का स्क्वायर मतलब एक प्रकार 1 और 2 को जोड़ दिया, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ दिया, कितना निकला? 3 त्रिभुज। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? 3 त्रिभुज। तो इसको और इसको जब जोड़ देंगे तो निकलेगा क्या? 3, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा त्रिभुज? एक त्रिभुज तो ये वाला हो गया, ठीक है, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ये वाला हो गया, और तीसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है। अगर इसी प्रकार से और इसको सूत्र को अप्लाई करें, मान लेते हैं ये आकृति और थोड़ी लंबी दी जाए, ठीक है, यहाँ पर ये इतना हो गया। अब दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4। अब सभी को आप जोड़ेंगे, 3 3 6 4 10 त्रिभुज दी गई आकृति में क्या है देखा जाए। एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, फिर एक त्रिभुज ये हो गया, यानी 4 त्रिभुज। तो ये गिने गिने आप देख ही रहे होंगे, ठीक है, 4 त्रिभुज। इसके अलावा एक बड़ा वाला त्रिभुज जो सबसे बड़ा है ये त्रिभुज, 4 1 5 हो गया, 5 के बाद में फिर एक ये वाला त्रिभुज हो गया, ये 5 1 6 त्रिभुज हो गया, 6 के बाद में फिर एक ये वाला त्रिभुज हो गया, ये, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, 6 1 7 हो गया, 7 के बाद में फिर एक ये वाला त्रिभुज हो गया, कौन सा? ये वाला त्रिभुज हो गया एक, ठीक है, 7 1 8 हो गया, एक ये 9 त्रिभुज हो गया, ओके, और एक अभी और इसी में है। तो कुल मिलाकर के ये 10 त्रिभुज आपके संपन्न हो जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये 10 त्रिभुज आपके हो गए, क्लियर। तो ऐसे गिनती होती है। इसके अलावा और भी गिनने के कई सारे नियम हैं, सूत्र हैं, चर्चा किया जाएगा उस पर। तो इसके अलावा क्यूब एंड डाइस, क्यूब मतलब होता है घन और डाइस माने पासा। घन और पासा भी एक प्रकार से टॉपिक है रीजनिंग का ही। तो घन और पासा के बारे में चर्चा करेंगे कि घन और पासा कैसे गिना जाता है। इसके अलावा पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग हम देखेंगे। पेपर कटिंग एक प्रकार से रीजनिंग का टॉपिक है। पेपर काटना और पेपर फोल्डिंग मतलब पेपर को मोड़ना, एक प्रकार से ये रीजनिंग के ही टॉपिक हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी मतलब जो डेटा पर्याप्तता का सिद्धांत है, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई का तरीका, ये भी एक टॉपिक है एक प्रकार से रीजनिंग का। इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग, हम जो महत्वपूर्ण तर्क है या महत्वपूर्ण जो रीजनिंग है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग मतलब विश्लेषणात्मक रीजनिंग और निर्णय लेना यानी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको, ये भी रीजनिंग का एक टॉपिक है।
तो इन सभी पर हम लोगों को चर्चा करनी है। थोड़ा सा आपको कठिन ज़रूर लगेगा क्योंकि आप पहली बार ये सब पढ़ेंगे रीजनिंग जो, ठीक है, लेकिन इसको मैं आपको और अच्छे तरीके से सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखेंगे इकाई नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है। इकाई नंबर 3 में आपको कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में पढ़ना है। आपको बता दूं कि जब आपको करिकुलर कोर्स पढ़ते तो उसमें 4 इकाई ही पढ़नी पड़ती है। तो 2 इकाइयों में आप लोगों ने विश्लेषणात्मक क्षमता अभी तक देखी। अब जो 2 इकाई है वो डिजिटल जागरूकता से रिलेटेड है। तो डिजिटल जागरूकता में आपको क्या पढ़ना, सबसे पहली बात कंप्यूटर बेसिक्स मतलब कंप्यूटर की मूल बातों के बारे में आपको जान लेना है कि कंप्यूटर की मूल बातें क्या है। सबसे पहली बात ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, मतलब डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है, इसको हमको पढ़ना है। इसके अलावा मेमोरी सिस्टम, मतलब मेमोरी सिस्टम के बारे में आपको जानना है। इसके अलावा प्राइमरी स्टोरेज, मतलब जो प्राथमिक भंडारण होता है, स्टोरेज मतलब होता है इकट्ठा करना, भंडारण करना, तो प्राथमिक जो प्राइमरी स्टोरेज है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा ऑक्सिलरी मेमोरी, मतलब जो सहायक, ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक, मेमोरी मतलब होता है मेमोरी। मेमोरी मतलब एक प्रकार से यादगार या याददाश्त टाइप का होता है जिसको मेमोरी चिप आप बोलते हैं, वही तो सहायक मेमोरी। इसके अलावा अगली है कैश मेमोरी, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ सबसे प्रश्न आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपको पढ़ना क्या है, एमएस वर्ड बेसिक्स के बारे में। मतलब एमएस वर्ड का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एम का मतलब होता है माइक्रो, एस का मतलब होता है सॉफ्ट, और वर्ड का मतलब होता है वर्ड। बेसिक मतलब होता है मूलभूत जानकारी। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मूल बातों के बारे में आपको जान लेना है। जैसे कि एमएस वर्ड में आपको द वर्ड स्क्रीन के बारे में आपको जान लेना है। वर्ड स्क्रीन क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा गेटिंग टू वर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि वर्ड दस्तावेज़ों तक पहुंचना, कैसे वर्ड दस्तावेज़ों तक हम पहुंचते हैं उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा टाइपिंग एंड रिवाइजिंग टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट टाइप करना और उसको बदलना यानी संशोधित करना, ये भी आपको जानना चाहिए। ये भी मतलब एमएस वर्ड के ही भाग हैं। इसके अलावा फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, फाइंडिंग मतलब क्या होता है, उसको ढूंढना, ठीक है, और बदलना टेक्स्ट को। इसके अलावा एडिटिंग एंड प्रूफिंग टूल्स, मतलब एडिटिंग मतलब होता है संपादन करना, प्रूफिंग मतलब प्रूफिंग ही होता है। तो प्रूफिंग टूल्स मतलब उपकरणों की प्रूफिंग करना और संपादन करना, उनका एडिटिंग करना, उसका फ़ोटो वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, फिर कुछ भी चीज़ें। तो इसमें एमएस वर्ड जो एक प्रकार से सीखते हैं लोग जा कर के, जो एमएस वर्ड कंप्यूटर की एक प्रकार से बहुत मूलभूत चीज़ें होती हैं, तो इनको आपको जानना परम आवश्यक है। इसके अलावा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैरेक्टर्स, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैरेक्टर्स के बारे में आपको जानना है, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट वर्डों का जो फॉर्मेटिंग यानी स्वरूपण होता है उसके बारे में जानना होता है। इसके अलावा फॉर्मेटिंग पैराग्राफ के बारे में आपको जानना है, पढ़ना है, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ क्या होता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स को दस्तावेज टेम्पलेट्स कहते हैं हिंदी में, इसको पढ़ना है। इसके अलावा पेज सेटअप के बारे में आपको जानना है, क्या होता है, कैसे होता है। इसके अलावा टेबल्स के बारे में आपको जान लेना कैसे बनता है। इसके अलावा मेल मर्ज कैसे किया जाता है, इसको आपको जानना है। मेल मर्ज आप लोग जानते होंगे शायद, ठीक है। मेल मर्ज क्या होता है कि कई लोगों को, जैसे कि मर्ज कॉल आप लोगों ने देखा होगा, इससे किसी को कॉन्फ्रेंस पर लेना, तो कई एक प्रकार से लोगों को इकट्ठा एक साथ वीडियो कॉल पर लेना, या किसी एक ही मतलब कई लोगों को भेजना एक ही मेल को, ठीक है, एक ही बार में कई लोगों को संपर्क करना, तो मेल मर्ज उसी को बोला जाता है। इसके अलावा मैक्रोज़, मैक्रोज़ की बात की तो मैक्रोज़ को मैक्रोज़ ही कहा जाता है। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो एक प्रकार से सुरक्षा दस्तावेज है उनके बारे में। और प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट मतलब होता है दस्तावेज को प्रिंट कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी है। तो इस प्रकार से एमएस वर्ड की जो बेसिक बातें थी आपने इसमें मतलब इसमें जानना है। इसके अलावा एमएस एक्सेल, एमएस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल माने एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको पढ़ लेना है। इंट्रोडक्शन यानी इसके परिचय को समझना है। इसके अलावा वर्कशीट बेसिक, आपको वर्कशीट की मूल बातों को जानना है, जैसे कि क्रिएटिंग वर्कशीट मतलब वर्कशीट को बनाना हुआ, या शीर्षक जानकारी यानी हेडिंग इन्फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, शीर्षक बनाना हुआ। इसके अलावा डेटा एंड टेक्स्ट की जानकारी हुई, ठीक है, डेटा एंड जो टेक्स्ट होता है उसके बारे में आपको जानना हुआ। इसके अलावा डेट एंड टाइम,
अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ मतलब तिथि समय और मतलब अक्षरांकीय मान जो होता है उसको जानना। तो अक्षरांकीय मान वगैरह को समझना जानना और तिथि समय इन सभी के बारे में, ठीक है, इन सभी के मान को समझना। इसके अलावा ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा सेविंग एंड क्वोटिंग वर्कशीट। सेविंग मतलब होता है एक प्रकार से, सेविंग मतलब क्या होता है, सेविंग मतलब होता है सहेजना या सेव करना, ठीक है, जिसको सहेजना बोलते हैं। तो कार्यपत्रक को सहेजना। और लीविंग का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। लीविंग का मतलब क्या होता है भैया, क्विटिंग का मतलब होता है छोड़ना, सेविंग मतलब होता है सहेजना, उसको डाउनलोड करना, ठीक है। इसके अलावा ओपनिंग एंड मूविंग अराउंड इन एन एग्जाइटिंग वर्कशीट, मतलब कार्य पत्रक को सहेजना और छोड़ना ये हो ही गया। इसके अलावा एक मौजूदा वर्कशीट को खोलना और उसके मतलब उसमें घूमना, ठीक है। तो उसमें एक प्रकार से घूमना और उसको खोलना। एन एग्जाइटिंग वर्कशीट, एक वर्कशीट को या एक कार्यपत्रक को, ठीक है, एक मौजूदा वर्कशीट को क्या करना, खोलना और उसमें घूमना, खोल करके उस फाइल में जाना, एकदम से पूरा टटोलना, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, टूल बार्स एंड मेन्यूज़। टूल बार और मेनू के बारे में आपको जानना है क्या होता है ये। इसके अलावा एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शंस की, यानी जो एक्सेल शॉर्टकट है और फंक्शन कुंजियां हैं, कार्यात्मक जो चाबियां हैं, कुंजियां, उनके बारे में जानना है। इसके अलावा वर्किंग विथ सिंगल एंड मल्टीपल वर्कबुक, मतलब एकल और एकाधिक कार्य पुस्तिका के साथ कार्य करना, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा वर्किंग विथ फार्मूलाज एंड सेल रिफ्रेशिंग, मतलब कि आपको एकल मतलब सूत्रों और सेल संदर्भ के साथ कार्य करना आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा ऑटो सम के बारे में आपको जानना है, ऑटो सम या ऑटो योग क्या होता है। इसके अलावा आपको ऑटो सम के बारे में, इसके बाद में आपको कोपिंग फार्मूला के बारे में पढ़ना है। कोपिंग फार्मूला को कोपिंग फार्मूला ही कहते हैं। इसके अलावा आपको एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेसिंग के बारे में, मतलब कि निरपेक्ष और सापेक्ष संबोधन के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा वर्कशीट विथ रेंजेस, वर्कशीट विथ रेंजेस का मतलब होता है श्रेणियों के साथ वर्कशीट करना। तो एक प्रकार से एमएस एक्सेल का मतलब होता है कॉलम और पंक्ति में, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 पूरा डाटा का कलेक्शन करना, इकट्ठा करना, यही सब होता है एक्सेल वगैरह में, ठीक है। तो यही सब चीज़ें इसमें भी आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो वही सब यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिया गया है, निरपेक्ष और सापेक्ष संबोधन, श्रेणियों के साथ वर्कशीट, ठीक है, वर्कशीट विथ रेंज। इसके अलावा फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट, फॉर्मेटिंग ऑफ वर्कशीट मतलब क्या होता है, वर्कशीट को एक प्रकार से उसका स्वरूपण, वर्कशीट का स्वरूपण करना। इसके अलावा प्रीवीविंग एंड प्रिंटिंग वर्कशीट, मतलब पूर्वालोकन और मुद्रण कार्यपत्रक, ठीक है। इसके अलावा वर्कशीट का एक प्रकार से प्रिंटिंग करना और उसका पूर्वावलोकन करना। इसके अलावा ग्राफ एंड चार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना क्या होते हैं, डेटाबेस किसे कहते हैं, क्रिएटिंग एंड यूजिंग मैक्रोज, मैक्रो को कैसे एक प्रकार से मैक्रोज को कैसे बनाया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये भी आपको जानना है। इसके अलावा मल्टीपल वर्कशीट्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। मल्टीपल वर्कशीट्स मतलब होता है एकाधिक कार्यपत्रक के बारे में, उसके अवधारणाओं के बारे में आपको जानना होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन सोर्सेस एप्लीकेशन, ओपन सोर्सेस एप्लीकेशन जो होते हैं उनका परिचय आपको समझना है। जैसे कि आप देखते हैं इसमें लीवर ऑफिस हो गया, लीवर ऑफिस हो गया, इसके अलावा ओपन ऑफिस हो गया एंड गूगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, तो गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, गूगल डॉक्स हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट्स या ओपन ऑफिस या लीवर ऑफिस, ये सब ओपन सोर्स एप्लीकेशन होते हैं, इन्हीं का परिचय हम लोगों को समझना है। इसके बाद में चौथी इकाई में आपको क्या पढ़ना है भाई, चौथी इकाई के अंतर्गत आपको पढ़ना है वेब सफरिंग के बारे में। वेब सफरिंग को हिंदी में भी वेब सफरिंग कहते हैं, सॉरी सफरिंग बोल रहा हूँ, वेब सर्फिंग। तो वेब सर्फिंग जो होता है, सर्फिंग की बात की जाए, वेब सर्फिंग, तो वेब सर्फिंग जो होता है, जो आप उसका सबसे पहले तो एन ओवरव्यू, मतलब वेब सर्फिंग का एक ओवरव्यू हमको लोगों को, यानी कि एक अवलोकन कर लेना है, एक सिंहावलोकन कर लेना है। इसके अलावा वर्किंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कैसे कार्य करता है, उसकी कार्यप्रणाली को हमको समझना है। इसके अलावा ब्राउजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट
ब्राउजिंग के बारे में हमको जान लेना है। ईमेल किसे कहते हैं इसको समझना है। कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल, ईमेल के कौन कौन से घटक होते हैं उन घटकों के बारे में हमको पढ़ लेना है। इसके अलावा एड्रेस बुक के बारे में हमको जान लेना है। एड्रेस बुक का मतलब होता है पता पुस्तिका किसे कहते हैं उसके बारे में समझना है। इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है भाई, इसके अलावा हमको पढ़ना है ट्रिब्यूलस शूटिंग इन ईमेल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक प्रकार से, इसका मतलब होता है ईमेल में समस्या का निवारण करना। ठीक है, तो ईमेल में कोई समस्या उसका निवारण कैसे किया था। इसके अलावा हमको ब्राउज़र्स के बारे में पढ़ना है। ब्राउज़र्स का मतलब क्या होता है, ब्राउज़र ही होता है। तो ब्राउज़र में जैसे कि आप देखते हैं कौन कौन से ब्राउज़र हैं, जैसे कि नेटस्केप नेविगेटर हो गया। ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर हो गया। इसके अलावा आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एक्सप्लोरर। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आप देखते हैं गूगल क्रोम हो गया। ठीक है, इसके अलावा मोजिला है, फायरफॉक्स है। ठीक है, ये सब एक प्रकार से आपके क्या हैं, ब्राउज़र हैं। इसके अलावा टोर है, सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन में से ये हो गया टोर हो गया। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब ब्राउज़र हैं। अब सर्च इंजन में जैसे कि आप देखते हैं सर्च इंजन में क्या है, जैसे कि लाइक गूगल हो गया। ठीक है, डक डक गो हो गया, तो डक डक गो, गूगल, ये सब जो है ये सब गूगल एक इंजन है, तो इनके बारे में हमको जान लेना है। तो इस प्रकार से ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा विजिटिंग वेबसाइट्स, डाउनलोडिंग, मतलब वेबसाइटों पर जाना, कैसे कि वेबसाइटों पर जाया जाता है, कैसे डाउनलोडिंग होती है, डाउनलोडिंग क्या है, डाउनलोड कोई चीज़ करना है तो क्या होता है, कैसे करना होता है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर वेब सर्फिंग के मतलब वेब सर्फिंग के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद में आपको थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको अवेयरनेस होना है, मतलब जो साइबर सुरक्षा होती है उसके बारे में जानना। आजकल आप देख रहे हैं साइबर हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे फिशिंग की बात की जाए, चाहे स्पैमिंग की बात की जाए, या किसी का सिस्टम हैक कर लेना हुआ, या नाना प्रकार की गतिविधियाँ, साइबर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आज के एक प्रकार से इस चकाचौंध भरी दुनिया में। तो कहीं ना कहीं पे आपको इन चीज़ों को जानना परम आवश्यक है, और इसीलिए शायद आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है भाई, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है साइबर सुरक्षा। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आपको जान लेना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब होता है सूचना सुरक्षा। ठीक है, मतलब सूचना प्रणाली जो होती है उसी को साइबर सिस्टम कहते हैं। तो सूचना प्रणाली का आपको सबसे पहले परिचय जान लेना है, मतलब परिचय समझ लेना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, सूचना प्रणाली के प्रकार को आपको समझ लेना है। सूचना प्रणाली के प्रकार में एक होता है CIA मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब CIA मॉडल होता है सूचना विशेषताओं का, सूचना प्रणाली का CIA मॉडल। सी मतलब होता है, सी का मतलब क्या होता है, CIA का फुल फॉर्म होता है, सी का मतलब होता है भैया, सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंटिबिलिटी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंटिबिलिटी, तो कॉन्फिडेंटिबिलिटी इसका मतलब सी का मतलब होता है। आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी, एंड ए का मतलब होता है एबिलिटी। ठीक है, एबलबिलिटी। ठीक है, एवेलेबिलिटी। ओके, तो इस प्रकार से होगा कॉन्फिडेंटिबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रिटी एंड एबलबिलिटी। तो ये आपको, ये एक प्रकार से एक मॉडल है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन का एक मॉडल है, सूचना का एक मॉडल है, सूचना विशेषताओं का एक मॉडल है। इन्फॉर्मेशन करैक्टरिस्टिक्स, सूचना विशेषताओं का CIA मॉडल देखेंगे। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का परिचय हम समझेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है सूचना सुरक्षा का परिचय, सबसे पहले आपको ये जानना है। इसके अलावा नीड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, सूचना सुरक्षा या साइबर सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा की आवश्यकता, मतलब सूचना सुरक्षा की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है उसको समझेंगे। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं इसको जानेंगे, साइबर सुरक्षा क्या है। इसके अलावा फिशिंग किसे कहते हैं, फिशिंग, स्पैमिंग क्या है। ठीक है, इन सभी के बारे में। फेक न्यूज़ के माध्यम से आपको धोखाधड़ी किया जाता है, इस फिशिंग के माध्यम से आपको धोखा दिया जाता है, स्पैमिंग के माध्यम से, फेक न्यूज़ के माध्यम से आपको धोखा मिलता है और आपका एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हानि होती है। इसके अलावा जर्नल इशूज़ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो सामान्य समस्याएं हैं, सामान्य जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में हमको जान लेना है। ठीक है, कौन कौन से मुद्दे हैं। इसके अलावा हमको बिजनेस नीड्स, मतलब एक प्रकार से व्यावसायिक आवश्यकता
क्या है खास करके साइबर सुरक्षा की, क्योंकि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो साइबर सुरक्षा आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि कभी भी आपका कोई चीज़ हैक हो सकता है और आपके डाटा लीक हो सकते हैं। तो साइबर सुरक्षा व्यावसायिक आवश्यकता उसके लिए बहुत है। बिजनेस नीड्स एथिकल एंड प्रोफेशनल इशूज़ ऑफ सिक्योरिटी, मतलब एक प्रकार से व्यावसायिक आवश्यकता के साथ ही साथ सुरक्षा के नैतिक और व्यावसायिक मुद्दे जो हैं उनके बारे में हम समझेंगे। नैतिक और प्रोफेशनल इशूज़ जो होते हैं सिक्योरिटी के, मतलब जो नैतिक और व्यावसायिक मुद्दे सुरक्षा के, उसको हमको जान लेना है। तो इस प्रकार से ये सिलेबस था आपका किसका भाई, ये सिलेबस था आपका किसका, ये सिलेबस था आपका खास करके एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, ठीक है, विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता का। को करिकुलर सेमेस्टर 5 BA BSc BCom BSc AG BSc होम साइंस के 5th सेमेस्टर में, यानी 3rd ईयर 5th सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में चर्चा करी, विस्तार से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आपको ये सब पढ़ना है। ये अपना सिलेबस थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। और कल 15 अगस्त है, आप लोग अच्छे तरीके से 15 अगस्त मनाइए। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ 15 अगस्त की, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।